5000 साल पहले जब रोम नहीं बना था, जब यूनान सभ्यता की नींव नहीं पड़ी थी, जब मिस्र के फराओं अपने पिरामिड बना रहे थे, उसी वक्त इस धरती पर, इसी भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। सीधी सुथरी सड़कें, 2 मंजिला मकान, हर घर में बाथरूम, हर गली में ड्रेनेज सिस्टम। एक ऐसा शहर जो ग्रिड पैटर्न पर बना था, जो प्लानिंग में आज के मेट्रो शहरों को भी मात देता है। और फिर अचानक एक दिन ये पूरी सभ्यता गायब हो गई। कोई युद्ध की घोषणा नहीं, कोई आखिरी लड़ाई नहीं, कोई विजेता नहीं, कोई पराजित नहीं, बस खामोशी, सदियों की खामोशी। और उस खामोशी के पीछे का रहस्य आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और इतिहासकार नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, हमारी अपनी जड़ों की, उस गौरव की जो हम भूल चुके हैं, और उस रहस्य की जो आज भी हमें बुला रहा है अपनी तरफ। तो चलो 5000 साल पीछे चलते हैं। 3300 ईसा पूर्व, सिंधु नदी का उपजाऊ मैदान, आज का पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत। इस इलाके में कुछ होने लगा था। छोटे छोटे गांव जो पहले बिखरे हुए थे, एक दूसरे के करीब आने लगे। लोग एकजुट होने लगे, और इस एकजुटता से जन्म हुआ एक ऐसे समाज का जो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम पड़ा उस शहर के नाम पर जो सबसे पहले खोजा गया, हड़प्पा। और दूसरा बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, यानी मृतकों का टीला। लेकिन ये नाम भ्रामक है, क्योंकि यहाँ कभी एक ऐसी जिंदगी थी जो इतनी जीवंत थी, इतनी व्यवस्थित थी, कि आज भी उसके अवशेष हमें अचंभित करते हैं। इस सभ्यता का विस्तार कितना बड़ा था, सुनकर हैरानी होगी। 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। 1000 से भी ज्यादा बस्तियां और शहर, और इन सबके बीच एक अद्भुत एकरूपता, जैसे किसी एक केंद्र से सब कुछ नियंत्रित हो रहा हो। अब बात करते हैं उन शहरों की जो आज भी दुनिया के आर्किटेक्ट्स को झुका देते हैं। मोहनजोदड़ो, इस शहर को देखो तो लगता है किसी आधुनिक नगर नियोजक ने डिजाइन किया हो। शहर 2 हिस्सों में बंटा था। पश्चिम में एक ऊंचा चबूतरा, जिसे हम गढ़ या सिटेडल कहते हैं। यहां थी सार्वजनिक इमारतें, बड़े भवन, अन्न भंडार। और पूरब में निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। सड़कें, दोस्तों, इन सड़कों की बात करते हैं। ये सड़कें एकदम सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी ग्रिड पैटर्न। जो आज हम न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ में देखते हैं, वो 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो में था। मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि 2 बैलगाड़ियां आराम से एक दूसरे के बगल से निकल सकती थी। मकान, हर मकान पक्की ईंटों से बना था, और ये ईंटें भी एक मानक आकार की थी। पूरे सभ्यता क्षेत्र में, हड़प्पा से लेकर लोथल तक, एक ही अनुपात की ईंटें, 1 से 4 और 2 का अनुपात। इसका मतलब ये था कि इन लोगों के पास कोई केंद्रीय व्यवस्था थी, कोई मानकीकरण था। बिना किसी संचार माध्यम के, बिना फोन के, बिना इंटरनेट के, पूरे 5 लाख वर्ग किलोमीटर में एक जैसी ईंटें। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। हर घर में एक कुआं था, हर घर में स्नानागार था, और हर घर से एक नाली निकलती थी जो मुख्य ड्रेनेज से जुड़ती थी। ये नालियां ढकी हुई थी, पक्की ईंटों से बनी थी, और इनकी सफाई के लिए बीच बीच में जगह छोड़ी गई थी। दुनिया का पहला व्यवस्थित सीवेज सिस्टम। 5000 साल पहले यूरोप में ये सुविधा 19वीं सदी में आई, यानी हम उनसे 3000 साल आगे थे। अब बात करते हैं उस महान स्नानागार की जिसे इतिहास में द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के गढ़ पर बना ये विशाल तालाब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। इसकी दीवारें और फर्श पक्की ईंटों से बनी थी,
और बीच में एक खास जलरोधी परत लगाई गई थी ताकि पानी रिसे नहीं। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां थी। ये तालाब किस लिए था? इतिहासकार मानते हैं कि ये धार्मिक स्नान के लिए था। शायद यहीं से भारत में पवित्र स्नान की परंपरा शुरू हुई। कुंभ मेले में जो लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, उस परंपरा की जड़ें शायद यहीं हैं, इस महान स्नानागार में। अब बात करते हैं व्यापार की। हड़प्पा के लोग सिर्फ अपने शहरों में नहीं रहते थे, वो दुनिया से जुड़े हुए थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से थे, अफगानिस्तान से थे, मध्य एशिया से थे। सोने, चांदी, तांबे, कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। और इस व्यापार के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंदरगाह बनाया। गुजरात में लोथल, दुनिया का पहला डॉकयार्ड, एक कृत्रिम बंदरगाह जिसमें जहाज आते थे, माल उतारते थे, माल लादते थे। इसकी दीवारें इस तरह बनाई गई थी कि ज्वार भाटे के बाद भी जहाज सुरक्षित रहे। 5000 साल पहले ये इंजीनियरिंग, ये सोचकर ही रोमांच हो जाता है। और व्यापार में मापतोल कैसे होता था? उनके पास बाट थे, इतने सटीक बाट कि आज के वैज्ञानिक भी उनकी तुलना में हैरान हो जाते हैं। दशमलव पद्धति पर आधारित, 1 से शुरू होकर दुगुने, फिर 4 गुने, फिर 8 गुने। ये मानकीकृत बाट पूरे सभ्यता क्षेत्र में एक जैसे थे। इसका मतलब था कि इनके पास एक केंद्रीय नियंत्रण था, एक ऐसी सरकार जो दूर दूर तक अपने मानकों को लागू कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरी सभ्यता में एक चीज नहीं मिली, और वो चीज है जो बाकी सभी प्राचीन सभ्यताओं में मिलती है। युद्ध के हथियार, भव्य महल, राजाओं की कब्रें। मिस्र में पिरामिड मिले, राजाओं की ममियां मिली। मेसोपोटामिया में राजाओं के शानदार महल मिले, लेकिन हड़प्पा में कोई राजमहल नहीं, कोई विशाल मंदिर नहीं, किसी एक राजा की विशेष कब्र नहीं। इसका क्या मतलब है? इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये एक लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक व्यवस्था थी। शायद यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि एक परिषद या समिति शासन करती थी। कोई तानाशाह नहीं, कोई फ्राउ नहीं, बस एक व्यवस्थित समाज जो मिलकर चलता था। और अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े भाषाविदों को चैन से सोने नहीं देता। हड़प्पा लिपि, 4000 से ज्यादा मुहरें मिली हैं। इन मुहरों पर लिखावट है, चित्र है, जानवरों की आकृतियां हैं। एक काल्पनिक जानवर है जो गेंडे जैसा दिखता है, लेकिन उसके एक ही सींग है। ये मुहरें व्यापार में इस्तेमाल होती थी, किसी की पहचान के रूप में। लेकिन इन मुहरों पर जो लिखावट है, उसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। 500 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह हैं। दुनिया के सैकड़ों विद्वानों ने कोशिश की, कंप्यूटर एल्गोरिदम लगाए गए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज तक इस लिपि को पूरी तरह नहीं समझा जा सका। क्यों? क्योंकि इसे समझने के लिए एक द्विभाषी शिलालेख चाहिए। जैसे मिस्री भाषा को समझने के लिए रोजेटा स्टोन मिला था, हड़प्पा लिपि के लिए वो रोजेटा स्टोन अभी तक नहीं मिला। और इस रहस्य के साथ जुड़ा है एक और बड़ा सवाल। ये लोग कौन थे? कहां से आए थे? क्या ये द्रविड़ थे? क्या ये वेदों को लिखने वाले आर्यों के पूर्वज थे? या ये एक अलग ही जाति थे जो बाद में भारत की विविधता में घुल मिल गए? इस सवाल का जवाब भी अधूरा है। डीएनए अध्ययनों ने कुछ सुराग दिए हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, यह सभ्यता खत्म कैसे हुई? 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ होने लगा। धीरे धीरे शहर खाली होने लगे, लोग पलायन करने लगे, और फिर एक समय आया जब ये शहर वीरान हो गए, पूरी तरह। लेकिन क्यों? पहली थ्योरी थी आर्य आक्रमण। ब्रिटिश इतिहासकारों ने ये थ्योरी दी कि आर्यों ने हमला किया और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन नए शोध इस थ्योरी को कमजोर करते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो कंकाल मिले हैं वो युद्ध की वजह से नहीं मरे, वो एक दूसरे को पकड़े हुए मिले हैं। घरों में, गलियों में,
जैसे किसी अचानक आई आपदा में मरे हों। लेकिन बड़े पैमाने पर युद्ध के कोई निशान नहीं मिले। दूसरी थ्योरी है जलवायु परिवर्तन, और ये थ्योरी सबसे ज्यादा मजबूत लगती है। 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस पूरे इलाके में जलवायु बदलने लगी। मानसून कमजोर होने लगा, बारिश कम हो गई, खेती मुश्किल हो गई, और साथ में हुई एक और त्रासदी, सरस्वती नदी का सूखना। वेदों में जिस सरस्वती नदी का वर्णन है, जिसे 7 नदियों में सबसे पवित्र माना गया, वो नदी असल में थी। उपग्रह चित्रों से पता चला है कि एक विशाल नदी का सूखा हुआ बिस्तर राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ है। इसी को घग्गरकरा नदी के नाम से जाना जाता है, जो कभी सरस्वती रही होगी। जब ये नदी सूखी तो उसके किनारे बसे सैकड़ों शहरों को पानी मिलना बंद हो गया। बिना पानी के शहर कैसे चलेगा? लोग पूरब की तरफ चले गए, गंगा के मैदानों की तरफ, और वहीं उन्हीं लोगों के वंशजों ने बाद की भारतीय सभ्यता की नींव रखी। तीसरी थ्योरी है बाढ़। सिंधु नदी में बार बार बड़ी बाढ़ें आती रही, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक बड़े भूकंप ने सिंधु का प्रवाह बदल दिया, जिससे मोहनजोदड़ो जैसे शहर डूब गए और फिर पानी उतरने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। शायद इन सभी कारणों का मिलाजुला असर पड़ा। जलवायु परिवर्तन, नदी का सूखना, बाढ़, बीमारी, और एक महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से मिटती चली गई। लेकिन दोस्तों, क्या सच में वो सभ्यता मिट गई, या वो हम में, हमारे अंदर आज भी जीती है? सोचो, जब तुम सुबह उठकर योग करते हो तो उस योग की जड़ें हड़प्पा में है। मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिली है जिसमें एक आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी है, वही मुद्रा जो आज पद्मासन कहलाती है। जब तुम किसी से मिलकर नमस्ते कहते हो, हाथ जोड़ते हो, तो ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। जब तुम्हारे घर में आंगन है तो ये आंगन की संरचना हड़प्पा के घरों से आई है। जब भारत के हर कोने में पवित्र नदियों में स्नान का रिवाज है, उसकी जड़ें उस महान स्नानागार में है जो मोहनजोदड़ो में आज भी खड़ा है 5000 साल बाद। ये सभ्यता मरी नहीं, ये हमारे खून में है, हमारे संस्कारों में है, हमारी आदतों में है। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे भारत क्या है, तुम कहो, भारत वो देश है जिसकी सभ्यता 5000 साल से ज्यादा पुरानी है, जब बाकी दुनिया अभी सभ्य होना सीख रही थी। हमारे पूर्वज ड्रेनेज सिस्टम बना रहे थे, जब बाकी दुनिया कच्ची झोपड़ियों में रहती थी, हम पक्के मकानों में रहते थे। जब बाकी दुनिया के पास मापतोल का कोई मानक नहीं था, हमारे पास दशमलव पद्धति के बाट थे। ये गर्व की बात है, लेकिन सिर्फ गर्व करने से काम नहीं चलेगा। हड़प्पा सभ्यता हमें एक बड़ा सबक भी देती है। वो सभ्यता जो इतनी महान थी, वो भी मिट गई। क्यों? क्योंकि उसने खुद को बदलते हालात के साथ नहीं बदला। जब जलवायु बदली, जब नदियां सूखी, तब वो सभ्यता उसके आगे टिक नहीं पाई। आज भी जलवायु बदल रही है, आज भी नदियां सिकुड़ रही हैं, आज भी पर्यावरण खतरे में है। क्या हम अपने पूर्वजों की गलती दोहराएंगे, या उनसे सीखकर अपनी जिंदगी, अपने शहर, अपनी धरती को बचाने के लिए कदम उठाएंगे? इतिहास सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं है। इतिहास एक दर्पण है जो हमें आने वाले कल की तस्वीर दिखाता है। अगर हम उस दर्पण में देखें तो हड़प्पा हमें चेतावनी दे रही है, और उसी के साथ साथ एक उम्मीद भी कि इंसान जब चाहे, जब ठान ले, तो वो ऐसी सभ्यता बना सकता है जो 5000 साल बाद भी आने वाली पीढ़ियों को हैरान कर दे। हमारे पूर्वज कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने इतिहास को जानो, क्योंकि जो कौम अपनी जड़ें भूल जाती है वो पेड़ की तरह होती है जिसकी जड़ें कट गई हों। ऊपर से भले ही हरी दिखे, लेकिन पहले तूफान में गिर जाती है। और हम उस महान सभ्यता के वंशज हैं जिसने 5000 साल पहले दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। हमें गिरना नहीं है, हमें उठना है। हमें अपनी जड़ों की ताकत से, अपने इतिहास के गौरव से एक नया भविष्य बनाना है।
अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी विरासत पर गर्व महसूस कराया, अगर इसने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो भारत से प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे इतिहास के और भी ऐसे अनसुने पन्ने हैं जो तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। और कमेंट में बताओ, तुम्हें क्या लगता है, हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का असली कारण क्या था? क्या यह जलवायु परिवर्तन था या कुछ और? अपनी राय लिखो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हर राय की इज्जत करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो तुम्हें हिला देगी। जय हिंद, जय भारत।